तो सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, थोड़ी सी और जोरदार। हमारे साथ बीजेपी के प्रकांड विद्वान और आंकड़ों के माहिर और इसके अलावा धारा प्रवाह विरोधियों पर बरसने वाले शिक्षा से मैकेनिकल इंजीनियर हैं लेकिन राज्यसभा सांसद भी हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। तो सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके भीतर जो इतनी कमाल की वाक्पटुता है, आप तो लोकसभा भी लड़ते तो भी जीत जाते, ये राज्यसभा का सेफ पैसेज आपने चुना, पार्टी ने चुना, लोकसभा चुनाव लड़ने की कभी इच्छा आपने जाहिर नहीं की पार्टी के सामने? देखिए, पार्टी यह तय करती है कि किसको किस भूमिका में रहना है, और मेरा मानना है आपको जीवन में किस भूमिका में रखना है, रहना है, ये नियति तय करके भेजती है। रामचरितमानस की एक चौपाई है, तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, आप न जावे ताही पर ताही तहां ले जाए। जैसा आपको होना होता वैसी सहायक परिस्थितियां मिलती हैं और आप खुद नहीं जाते, परिस्थितियां आपको वहां पहुंचा देती हैं। मुझे लगता है जो व्यक्ति जिंदगी में 40 भी पहुंच गया होगा उसने जरूर रियलाइज किया होगा कि अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस अपनी लाइफ का करेगा तो उसे समझ में आएगा कि हर चीज आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुई। आप समय समय पे परिस्थितियां बदलती रहीं और लोग कहां से कहां पहुंच गए, बताइए। लेकिन टेन्योर आपका खत्म हो रहा है राज्यसभा का, लोकसभा लड़ेंगे सुधांशु त्रिवेदी? ऐसा ख्याल आता है मन में कि सेफ पैसेज हो गया, अब चलिए जनता के बीच जाकर कम से कम मैंडेट भी लिया जाए? देखिए, मेरा मानना है राजनीति इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि देश के अंदर बदलाव क्या आ रहा है, उस बदलाव में पार्टी आपकी क्या भूमिका तय कर रही है, उस भूमिका के अनुसार कार्य करना है। सब लोगों को अपना अलग अलग काम दिया जाता है, उसके हिसाब से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो समझता है, और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो हर चीज के ऊपर बहुत सतर्क और सजग दृष्टि रखता है। बदलाव की तरफ बदलाव होना चाहिए। इफ यू आर इन पॉलिटिक्स देन किस सीट, इवन पार्टी के अंदर ही नहीं, पार्टी के बाहर भी दूरदृष्टि रहती है किन चीजों में क्या चेंजेस आने चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए एक बात बताऊं, अब भारत को विकसित राष्ट्र बनना था तो चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हर आदमी सोचेगा, पावर भी तो होनी चाहिए, बिजली, एनर्जी। अब एनर्जी जब हमारी सरकार आई, मोदी जी की सरकार, तो हमारा मोर देन 60% जो एनर्जी आती थी वो कोल से आती थी। अगर हमें सारी एनर्जी कोल से लानी थी तो ये फाइनेंशियली और एनवायरमेंट के ऊपर हैवी इंप्लीकेशन था। अब सोलर एनर्जी सेक्टर की तरफ जाना, ये तो हो सकता है प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी सोचा हो, पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा और वो इस सीमा तक आगे बढ़ेगा कि आपको पता है गवर्नमेंट जो टारगेट रखती है हमेशा उससे पीछे रह जाती है। भारत सरकार ने टारगेट रखा कि 2030 तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 40% ग्रीन एनर्जी हो गया, एंड द टारगेट वाज अचीव्ड इन 22। अब रिवाइज टारगेट 2030 के लिए हो गया 50%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भारत को कैसे ले जाना है उसके लिए भी हमारे नेतृत्व की दृष्टि बाकियों से बहुत अलग है सुधांशु जी। लेकिन मैं इसी सवाल पर आपको लेकर आना चाहती थी। बदलाव देश में, देयर आर मेनी फेदर्स इन द कैप, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल का कोई तोड़ और दिल्ली का बदलाव बीजेपी क्यों अफोर्ड नहीं कर पाई? पिछले 25 साल से 6 चुनाव विधानसभा के वो खारिज कर दिया दिल्ली की जनता ने, ये क्यों? देखिए, दिल्ली में केजरीवाल जी का तोड़ की तो हमें जरूरत ही नहीं है। उनकी पार्टी में खुद ही इतना तोड़ हुआ है जब से वो पार्टी बनी है अन्ना आंदोलन से। आप सोचिए, पहले प्रशांत भूषण, शांति भूषण, किरण बेदी, कुमार विश्वास, शादिया इल्मी, अरे इतने सारे लोग। और आपको पता है वो टोपी ओपी पहनते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल। आप में से बहुतों को नहीं पता, उनकी पार्टी में एक लोकपाल थे, हिज नेम वाज एडमिरल रामदास, फेंकाए दिए उनको। यानी ऐसी टोपी पहनाई जनता को, अपनी पार्टी के अंदर का भी लोकपाल उन्होंने कर दिया। तो उनकी स्थिति ये है। बावजूद इसके सारी पार्टी टूट गई। अभी हाल फिलहाल में कैलाश गहलोत भी चले गए, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के पास उस ताले की चाबी है नहीं। 25 साल हो गए ना, ये तो सच्ची है ना? देखिए, ऐसा है, ये भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली पार्टी है, अजब अलबेली पार्टी है, जो अपनी हरकतों से बनी हुई एक पहेली है। इसलिए ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मैंडेट इन्हें मिला। 70 में 67, 70 में 62, आज तक किसी पार्टी को इतना नहीं मिला। मगर उसके बावजूद ये ऐसी इकलौती पार्टी है जिसे लगातार 3 लोकसभा चुनाव में शून्य मिला।
0, 0 एंड 0। ऐसा आपने एग्जाम्पल नहीं देखा होगा किसी स्टेट में कि 90% से ऊपर सीटें पाए विधानसभा में और लोकसभा में 0। लेकिन ये भी एग्जाम्पल है क्या सुधांशु जी कि 20 से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, उड़ीसा में सरकार बना ली, आंध्र में सरकार है, तमिलनाडु में आउटरीच हो गया, केरला में आउटरीच हो गया, दिल्ली 25 साल। ये पहेली बीजेपी के लिए भी जिसे सुलझाना मुश्किल हो रहा है भाई, 24/7 मैनेजमेंट वाली पार्टी, 24/7 इलेक्शन मैनेजमेंट। नहीं देखिए, कांट मैनेज दिल्ली, ये भी है क्या? देखिए इसमें कोई मैनेजमेंट की बात नहीं है। दिल्ली की जनता देख रही है कि किसने वास्तविकता में दिल्ली के लिए काम किया है और किसने दिल्ली का काम तमाम किया है। अभी 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ तो दोनों दल साथ साथ थे, उसके बाद भी हम 7 सीटें जीते, अब दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो क्या दिल्ली की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहा है? अच्छा, दोनों मजे की बात के आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे, ये बीजेपी की बी टीम है, ये वो बीजेपी की बी टीम है। इसका मतलब सत्ता में आम आदमी पार्टी है मगर दोनों की लड़ाई बीजेपी से है। इसका मतलब हो गया, अब इतना तो साफ हो गया ना कि दिल्ली के राजनीति के केंद्र में अब हम हैं। दोनों दल मिलकर लड़ चुके हैं और दोनों दल एक दूसरे से अलग होके भी हम ही को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब, इस बार कितनी सीटें सुधांशु जी? इस बार हमें ऐतिहासिक बहुमत मिलेगा और निर्णायक रूप से पराजय का सामना तो करना 49 पड़ेगा। था 1993 में। इस बार हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता भली भांति समझ चुकी है, जो एक असलियत थी उसके चेहरे की वो उभर के आ चुकी। जिसे एक लाइन में कहना चाहूंगा, केजरीवाल जी के लिए दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। तो अब मुझे लगता रंग उतरने का वक्त तो प्रवेश वर्मा का भी इस चुनाव में रंग उतरा क्या है? जिनके पास एक लेगेसी है साहिब सिंह वर्मा की, वो रंग भी उतरा क्या सुधांशु जी? और खुले तौर पर 1100 रुपए बांटते हुए, जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट थे, हालांकि उस वक्त कैंडिडेचर उनका घोषित नहीं हुआ था, ये रंग प्रवेश वर्मा का उतरा। गलत है क्या डेमोक्रेसी के हिसाब से? और पार्टी की शय भी है क्या कि भाई चलिए बांटिए, 1100 रुपए बांट दीजिए, साड़ी, कंबल, जूता सब खुलेआम बांटिए और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट मुझसे ज्यादा आप समझते होंगे। इट कैन नॉट बी डन। देखिए, देयर आर 2 एस्पेक्ट, इसके 2 पक्ष है, एक तकनीकी पक्ष है और एक नैतिक पक्ष है। तकनीकी दृष्टि से आप देखें तो जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है आचार संहिता लागू हो जाती है, तो पार्टी के बिहाफ पर आप किसी भी प्रकार की कोई चीज देते हुए प्रत्यक्ष या परोक्ष नजर आएंगे तो कार्रवाई होगी। कोई कैंडिडेट तब आचार संहिता के दायरे में आता जिस दिन उसने नामांकन कर दिया। नामांकन से पहले वो कैंडिडेट नहीं है। ये तो टेक्निकल पक्ष है, मगर नैतिक पक्ष तो ये है, जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं ये तो वो हैं जिन्होंने ऑफिशियली सरकारी आदेश के द्वारा एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दिया है। ऐसा भारत में कोई आपको सरकार नहीं मिलेगी जिसने एक बोतल के बदले दूसरी बोतल नहीं। लेकिन सुधांशु जी, एक सवाल ये भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर एन इंस्टेंस अगर गलत कर रही है, तो वो पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, पार्टी विद द डिफरेंस जिसका टैगलाइन है, वो इस बात को एडवोकेट करने लगे कि भाई चलिए बांटिए 1100। नहीं, देखिए, नंबर 1 मैंने कहा कि जब चुनाव आचार संहिता घोषित होती है तो पार्टी के फोरम पे या इनडायरेक्टली पार्टी से कनेक्टेड नहीं हो सकता। और जब नामांकन कर दिया प्रवेश वर्मा ने, उसके बाद उनके ऊपर लागू होता। फिर भी चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। अब चुनाव आयोग इसके ऊपर जो भी निर्णय लेगा पार्टी उसके बारे में हम लोग वही तय करेंगे। क्या पार्टी को भी संज्ञान लेने की जरूरत थी अगर चुनाव आयोग ने संज्ञान? मैंने तो आपसे टेक्निकली कहा ना, नामांकन करने के बाद ही लागू होता है। जैसे आप कोई सर्विस ज्वाइन करते हैं तो सर्विस रूल से आप उस दिन गवर्न होते हैं जिस दिन आप अपना ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं। इवन आपको अपॉइंटमेंट लेटर तो मिल जाए, ऐसा नहीं होता है कि बगैर आपने जिस दिन, और यहाँ तो आपने अप्लाई भी नहीं किया है। ऐसा तो नहीं है कि प्रवेश वर्मा ये नहीं जानते थे कि वो नई दिल्ली विधानसभा से पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। आप जिस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं उसमें तो अंडर द डॉग खड़े होते हैं ना प्रवेश वर्मा। देखिए, अगर कोई ये बात करे कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेने वाली है वो किसी को पहले से पता है, तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। बाकी किसी को ही ये दावा नहीं कर सकता। उनको तो बहुत कुछ पता रहता है। उन्हें पता रहता है, मेरे सूत्र बताते हैं सीबीआई जो है वो आने वाली है, फिर उनके सूत्र बताते हैं कि पार्टी के अंदर ये डिस्कशन हुआ है, फिर वो यही नहीं, इलेक्शन कमेटी के अंदर क्या हुआ नहीं, वो ये भी बताते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में क्या बात हुई है। मतलब इससे ज्यादा तो कोई जानकारी दे ही नहीं सकता। और तो और उन्होंने बताया था कि जब रेड हुई तो मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में बच्चे का झुंझुना निकला।
अभी सीबीआई के अलावा और कौन वहां पे था जिसने वो झुंझुना बता दिया? तो उनके अद्भुत ज्ञान की जो क्षमता है वो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो सीबीआई और ईडी को लेकर नैरेटिव बनाते हैं सुधांशु जी, आंकड़े उस बात की तस्दीक करते हैं। 96% केसेस जो हैं, 96% केसेस विपक्ष के नेताओं पर हैं। इसका तो मैं उत्तर पहले भी दे चुका हूं। हाँ। हमारी सरकार आने से पहले ये बताइए, केजरीवाल जी पहली बार जेल गए हैं क्या? अन्ना के साथ उससे पहले भी जेल गए थे 2013 में। अब ये बताइए, हमारी सरकार आने से पहले सोनिया जी और राहुल जी जिस मुद्दे पे मुचलके पे हैं वो अक्टूबर 2013 में दर्ज हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन, मधु कोड़ा 2008 और 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। और मुलायम सिंह मायावती पे केस हुआ 2004 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि जेल गए सन 2000 में, लालू प्रसाद यादव जेल गए 1997 में, जयललिता जेल गई 1996 में, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में, राजीव गांधी पे FIR हुई 1990 में। अब बताइए साहब, 35 साल से हम लोग स्टूडेंट लाइफ से लेके प्रौढ़ावस्था में आ गए, जेल के अंदर बाहर आते जाते देखते हुए खाम पर्ची फाड़े डाल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पर्ची नहीं सुधांशु जी, एक सेकंड, नहीं, आप मैं पूरी बात होने दीजिए ना। उस समय भी इन्हीं पार्टियों के नेता जेल जाते थे। सरकार हमारी हो या इनकी हो, क्योंकि भ्रष्टाचार जिसकी फितरत है वो जाता। बताइए, हमारी सरकार आने से पहले की आप एक लोकसभा बता दीजिए 89 ऑनवर्ड्स जिसमें इन पार्टियों के किसी न किसी नेता ने किसी ना किसी भ्रष्टाचार आरोप के चक्कर में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर ना काटे हो। तो सच ये भी तो है सुधांशु जी कि भाई शुभेंदु अधिकारी बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े जाएंगे क्योंकि ममता के साथ थे, इसलिए वो भ्रष्टाचारी थे। आपके नेता प्रतिपक्ष बंगाल में हो गए तो वो सारे आरोपों से बरी हो गए। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल पर सिविल एविएशन का घोटाले का आरोप लगाने वाले आप थे। हिमंता बिश्वा शर्मा के लिए आपके संसदीय बोर्ड ने, बाकायदा आपके सांसदों के एक दल ने वो नल का घोटाला, पानी का घोटाला, शारदा घोटाला, ये हिमंता शर्मा बिश्वा के लिए तो बीजेपी ने बुकलेट जारी की थी कि भ्रष्टाचारी हैं खुले तौर पर। उन्हें आपने मुख्यमंत्री बना दिया आसाम का। यह भी बड़ा मजेदार प्रश्न है। हमने आरोप लगाए थे, हमने आरोप वापस नहीं लिए हैं। किसी भी नेता से केस विड्रॉ नहीं किया है पार्टी ने। मगर मजे की बात है, जिन आरोपों पे उन सरकारों ने एलानिया कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो आज कहते हैं ऐसा हुआ था। तो पहली बार कहलवा दीजिए कांग्रेस से। एक मिनट, पूरी बात सुनिए ना। हमने तो आरोप लगाया था, वो सरकार में थे। अब सुनिए तो आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए तो, जो अपोजिशन में है वो तो अनुमान पे बोल रहा है और हम कायम हैं अपनी बात पे। जो सरकार में वो कह रहा है ऐसा हुआ नहीं। पहले कहलवाइए उनसे कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था। पहले कहलवाइए महाराष्ट्र में कि भ्रष्टाचार हुआ था। पहले कहिए कि करोड़ों का घोटाला हुआ था। पहले आप बताइए, आपने हिमंता बिश्वा शर्मा के लिए गलत बुकलेट जारी की थी क्या? पहले आप कहिए कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सिविल एविएशन घोटाला। कांग्रेस ने कहा ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ था। आज कह रहे हैं अपनी सरकार को, अरे हुआ था, बहुत जबरदस्त हुआ था, हमारी सरकार घनघोर भ्रष्ट थी। अपने को आरोप देते ऐसे गजब के लोग हैं, ऐसा नजर नहीं आए। जैसे उदाहरण के लिए अभी वो हिंडनबर्ग जिसकी दुकान बंद हो गई, उसने आरोप किन सरकारों पर लगाया था? तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और राहुल गांधी कह रहे हैं पैसा दिया गया, पैसा दिया गया। भाई अपनी सरकारों को खुलेआम कह रहे पैसा दिया गया। मुझे लगता है समस्या क्या है, आपने भी, देवेंद्र फडणवीस ने भी तो खुलेआम कहा था चक्की पीसिंग अजीत पवार के लिए, शुगर मिल का घोटाला और दुनिया भर के और घोटाले। ये तो देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट तो कहा ना, ऑन रिकॉर्ड है। किरीट सोमैया ने कहा 1000 करोड़ रुपए का घपला करके चले गए। हमने कहा, अजीत पवार वो आपके वित्त मंत्री है। मैंने बिल्कुल कहा, हमने तो कहा, हमने आरोप लगाया था। उनसे कहिए घोटाला हुआ था। गलत आरोप लगाया। ना, स्टैंड वो चेंज कर रहे हैं। सुनिए, हमने एक बताएं, आपने हिमंता बिश्वा पर, प्रफुल्ल पटेल पर, अजीत पवार पर, आपने इन सब पर गलत आरोप लगाया। नहीं, सुनिए, हिमंता बिश्वा शर्मा हमारी पार्टी में आने के बाद भी एक बार उनकी सीबीआई के आगे पेशी हो चुकी है कलकत्ता में। 2015 सुनिए मेरी पूरी बात तो सुनिए। हमने आरोप लगाया था, स्टैंड चेंज नहीं किया है। उनका स्टैंड ये था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज कह रहे हुआ है। स्टैंड उन्होंने चेंज किया तो जवाब उन्हें देना चाहिए। हाँ, यानी कि सर जो हिमंता बिश्वा शर्मा, अरे भाई मेरी बात आप पूरी बात सुनिए। एक कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज कह रहा हुआ। स्टैंड तो उसने चेंज किया ना। हमने कहा आरोप है, हम आरोप पे कायम है। तो जिसने स्टैंड चेंज किया उससे पूछिए ना। यानी कि सुधांशु जी, जो हिमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ आपने बुकलेट जारी की थी, वो आरोप बेजा गलत नहीं थे, निराधार नहीं थे।
ऐसा कह रहे हैं? हमने उन आरोपों को विड्रॉ नहीं किया, ठीक है, बट उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो ये कह चुके हैं कि ऐसा कोई आरोप नहीं था, ये सब निराधार था। एक बार कहलवा दीजिए शारदा घोटाला हुआ था, कहलवा तो दीजिए, तब हमसे पूछिए। ठीक है, ये तो बड़ी मजेदार बात है। हम कहेंगे कि शारदा घोटाला तो हुआ ही नहीं था, और जब नहीं हुआ था तो पहले तय कर लो मेरे भाई, हुआ था कि नहीं हुआ था, भ्रष्टाचार किया था या नहीं किया था। पर जानते क्या होता है, हुआ नहीं हुआ, किया नहीं किया में ऐसे फंसे हुए हैं दो पाटों के बीच में कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसलिए ना आसाम में साबुत बचे ना महाराष्ट्र में साबुत बचे। अच्छा, एक श्लोक, क्योंकि आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, एक श्लोक जो सबसे ज्यादा पसंद हो आपको, रामायण की कोई चौपाई जो सबसे ज्यादा आपकी पसंदीदा हो, और जब लगता हो कि भाई कष्ट का समय है तो याद करते हो और गुनगुनाते हो? देखिए, मैं श्लोक तो बहुत सारे हैं, अगर आप वैसे कहें तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का जो प्रथम श्लोक है, या श्लोक क्या मंत्र है, वो है ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्न घातमम। वो हर व्यक्ति को, हर हिंदू को जरूर पता होना चाहिए। और वैसे मैं कहूं तो इस समय का एक प्रसंग है, इसलिए उसको आवश्यकता है। देखिए, कुंभ चल रहा है। अब ये कुंभ क्या है? कुंभ जो है ग्रहों की गति के आधार पर होता है, जुपिटर की साइकिल पे 12 साल में एक बार कुंभ इसलिए होता है कि 12 साल बाद जुपिटर वहीं पे आता है। हमने बृहस्पति की साइकिल क्यों चुनी? क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, और अब ये साइंस को पता है कि हमारे सौरमंडल के बाहर से जो एस्टेरॉइड्स आते हैं उसको अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से गुरु खींच लेता है, इसलिए हम बचे रहते हैं। और ये समझिए, ग्रेविटी की जो हिंदी, संस्कृत या अधिकांश भारतीय भाषाओं में शब्द क्या है? गुरुत्वाकर्षण। वो गुरु से ही बना हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बात मैं पहले बोल चुका हूं मगर मैं श्लोक के लिए दोबारा बोल देता हूं। देखिए, जो हमारे हफ्तों के नाम हैं, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे क्यों आता है? और ये पूरी दुनिया मानती है, अकेले हम नहीं मान रहे। आप ये बताइए, संडे सबसे पहले आना चाहिए, समझ में आता है, सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है। अगर साइज में हो तो सूर्य के बाद बृहस्पति है, फिर बृहस्पति के बाद शनि है, तो संडे के बाद थर्सडे आना चाहिए। अगर प्रॉक्सिमिटी से हो तो सबसे नजदीक बुध है, बुध के बाद शुक्र है, फिर मंगल है। मगर ये सूर्य के बाद चंद्रमा, फिर मंडे के बाद ट्यूसडे इसलिए आता है कि जो वैदिक ज्योतिष है उसमें एक होरा होता है, यानी दिन के 12 पार्ट्स हैं। अहोरात्रि, अहोरात्रि में से आप आओतरा हटा दे तो होरा आता है। उसी से ग्रीक लैटिन में हॉरोस्कोप आया है। अंग्रेजी का आवर शब्द होरा से बना है। तो जब आप सूर्य की होरा निकालेंगे तो 25वें घंटे में जो होरा आएगी, यानी नेक्स्ट डे फर्स्ट आवर की, वो चंद्रमा की आएगी। उसके बाद निकालेंगे तो नेक्स्ट डे फर्स्ट आवर की मंगल की आएगी। उसके आगे बुध की आएगी। अब कोई कहे भैया इतनी तो हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी समझी नहीं। अब ये श्लोक रोज हम सब पूजा में पढ़े हैं। ग्रहों की शांति के लिए जब पंडित जी बोलते हैं क्या कहते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। अब सीक्वेंस पे ध्यान दीजिएगा, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवंतु। सबसे पहले क्या है? भानु शशि मंडे, भूमि सुत मंगल, बुधश्च बुध, गुरु शुक्र शनि। इसीलिए हम कहना चाहते हैं मेरे भाई, हम जगत गुरु थे नहीं, अभी भी दुनिया हमारा ही सीक्वेंस पालन कर रही है। मगर आज गुलामी की मानसिकता ऐसे दिमाग में भरी हुई है कि अभी भी सोशल मीडिया पे 10 लोग कूद पड़ेंगे, नहीं हमारे अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था, कैसे कह दिया, हम तो बड़े खराब थे, बड़े अनसाइंटिफिक थे, बड़े बैकवर्ड थे। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि धारा प्रवाह बोलने वाले वन ऑफ द हैंडफुल स्पोक्सपर्सन, उसका कारण ये है कि उनके दिमाग में एम फैक्टर घुसा हुआ है। एम फैक्टर क्या है? एम फैक्टर सर, सुनिए, वो मैकाले, अब सुनिए मैकाले माइंडसेट ऑफ 19th सेंचुरी, मार्क्सिस्ट माइंडसेट ऑफ 20th सेंचुरी, और कुछ भी आप सोच रहे होंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे पूरा भरोसा है। अब एक एम फैक्टर पर आप ले आए सुधांशु जी। सवाल मेरा यह है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए संसद के पटल पर एक टारगेट सेट किया, अब की बार 400 पार। ये आंकड़ा अटक कर 240 रह गया, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, 63 सीटें कम, महाराष्ट्र में डेंट, हरियाणा में डेंट, बिहार में डेंट, उत्तर प्रदेश में डेंट। ऐसा है, हम लोग हमारी जनरेशन ने बचपन में जब क्रिकेट होता था तो कमेंट्री पहले रेडियो पे आती थी, टीवी पे कम आता था। 90 के दशक में टीवी पे आना शुरू हुआ। तो क्या होता था, शुरू में मान लीजिए 10 रन पे 2 विकेट गिर गए
उसके बाद हो गई 200 रन की साझेदारी। तो कमेंटेटर बोलता था एक समय था जब भारत का स्कोर 10 रन पे 2 विकेट था, पर वो कहानी अब बहुत पुरानी होती हुई। अब ये 6 महीने में इतना पानी बह चुका है हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लेके नासिक और रामटेक के महाराष्ट्र तक, कि मुझे लगता है और देखिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हुई है क्या? देखिए बड़ी मजेदार बात है कि 240 पाने के बाद लोकप्रियता कम हुई है और 99 पाने के बाद अपार लोकप्रियता हो गई है। 6 महीने पहले एनडीए इंटैक्ट है और इंडिया गठबंधन का क्या हाल है? इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। सुनिए ना, मैं तो बड़ा फैक्चुअल सवाल पूछ रही हूँ। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम होने से आशय मेरा ये था कि बनारस की सीट से अगर अजय राय 4,20,000 वोट हासिल कर लें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का आंकड़ा तकरीबन 1.5 लाख रह जाए, जो पिछली बार तकरीबन 4.5 या 5 लाख वोटों का था, तो ये बनारस ने बड़ा क्रूशियल स्थिति। और जिस लोकप्रियता का सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, स्पेसिफिक पैरामीटर है क्या? बिल्कुल स्पेसिफिक बता देता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी 1,65,000 से जीते, ये हार के समकक्ष है। और अखिलेश यादव, ये हार के समकक्ष, ये विपक्ष का कहना है, ये हार के समकक्ष, ठीक है। और अखिलेश यादव जी अपनी खानदानी सीट से 1,72,000 से जीते, वो शानदार और ऐतिहासिक जीत है। गजब का नैरेटिव है ना? मतलब जो उनकी खानदानी सीट से 1,72,000 से जीते। अब मैं बताता हूं, ऐसा था काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2 कारण थे, भ्रम और एम, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में हमारे लिए समस्या रही। अब भ्रम टूट गया है, सारे लोगों को समझ में आ गया है। जिस आधार के ऊपर वो कहते थे आएंगे संविधान बदल देंगे वगैरह वगैरह, नहीं तो ये तो आपके अपने मंत्री कहते दिखे। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल ने बाकायदा योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी कि पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के लोग इंटरव्यू के अप्लाई करते हैं और बार बार नॉट फाउंड सुटेबल लिखकर वापस भेज देते हैं, और 4 बार नॉट फाउंड सुटेबल लिखते हैं और 5वीं बार फिर सवर्णों को नौकरी मिल जाती है, जनरल क्लास को नौकरी दे देते हैं। अनुप्रिया पटेल कह रही है ये तो। जो ये बात है, देखिए किसी भी विषय में नॉन फाउंड सुटेबल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स तय करते हैं। और जहां तक पिछड़े वर्ग की बात है, तो मैं विनम्रता और दृढ़ता से चैलेंज करके पूछता हूं, जब मंडल का कहीं नामो निशान नहीं था, 1984 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश के कल्याण सिंह थे। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, कांग्रेस को ओबीसी अध्यक्ष बताए अपना 70 और 80 के दशक में, बताए कितने चीफ मिनिस्टर बनाए थे? नहीं तो वो भी तो कल्याण सिंह को चेहरा बनाया जाना, या ओबीसी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में जो आए, वो भी तो राम मंदिर आंदोलन की परिणति के बाद एक। अरे 84 में मैंने कहा राम मंदिर आंदोलन कहीं नहीं था। अब सुनिए, 86 में विनय कटियार जी बजरंग दल के चीफ बन गए, 89 में उमा भारती जी सांसद बन गई। और रियल में सबका साथ सबका विकास क्या होता है, जो मोदी जी ने दिखाया है। पिछड़े वर्ग के हमने 1 दर्जन से अधिक सीएम और डिप्टी सीएम हिंदी हार्टलैंड में बनाए, और सब अलग अलग जातियों से। उत्तर प्रदेश में देखें कल्याण सिंह जी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य। बिहार में पहले सुशील मोदी जी थे, रेणुका देवी जी थी और तारकेश्वर जी थे, इस समय सम्राट चौधरी जी हैं। चारों अलग अलग जाति के। अब अगर आप देखें मध्य प्रदेश में हमारे चारों चीफ मिनिस्टर, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी, मोहन यादव जी, और अगर सीएम को जोड़ लें, पीएम को जोड़ लें, तो 1 दर्जन में सिर्फ 2 लोग एक जातियों के हैं, मोहन यादव जी, बाबूलाल गौड़ और उमा भारती जी और कल्याण सिंह। 12 में 10 अलग अलग वर्गों को। सुधांशु जी भाई, 52% का ओबीसी का आंकड़ा है। मेरी बात तो 52% ओबीसी आपको चाहिए और 20% मुसलमान नहीं चाहिए। मैं पूरी बात बताना चाहता हूं, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने 12 सीएम डिप्टी सीएम बनाए, उसमें 10 अलग अलग जातियों के। इन्होंने जो आज पिछड़ों की बात करते हैं, अलग जाति तो छोड़िए, अपनी जाति में अपने परिवार के बाहर किसी को नहीं बनाया। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अखिलेश यादव जी की पार्टी 5 सांसद कौन? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी के 3 देवर। जाति की गणना हो गई संसद में पूरी, अब कहो परिवार की गणना हो गई संसद में पूरी, अब कहो जातिगत जनगणना है बहुत जरूरी। सुधांशु जी गलत नैरेटिव है कि अवधेश प्रसाद को फैजाबाद से टिकट दिया, वो तो परिवार की है नहीं, वो ओबीसी नहीं है। फिर भी परिवार से बाहर टिकट नहीं, मैंने ये कहा था कि और आप आगे सुनिए, सत्ता देने की बात आएगी तो मुलायम सिंह जी, फिर उनके भाई शिवपाल, फिर उनके भाई रामगोपाल जी, फिर बेटे अखिलेश जी, फिर बहू डिंपल जी, फिर भतीजे धर्मेंद्र जी, इत्यादि इत्यादि आगे बढ़ते चले जाएंगे। लालू प्रसाद यादव जी पहले मैं, फिर मेरे साले साधु यादव जी, फिर उनकी पत्नी, फिर बेटा
फिर दूसरा बेटा, फिर बेटी, फिर दूसरी बेटी। कह दो भाई परिवार की गणना हो गई पूरी, अब कहो जातिगत जनगणना है बहुत जरूरी है। और आगे सुनिए, ये सारे अब सुनिए, परिवारवादी सुनिए। जयंत नहीं, नहीं, चौधरी, पूरी- अजीत पूरी- पूरी बात तो चौधरी सुनिए। से सर सुनिए नहीं, ना। नहीं, नहीं, ये बात तो सुनिए ना, जो सारे गणना की परिवारवादी बात कर रहे हैं। चिराग अरे पूरी पासवान- बात तो सुनिए। सर, सुनिए ना। अरे सुनिए तो, राहुल गांधी, राहुल भैया लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, अब बहन प्रियंका लोकसभा में, पूरा परिवार आ गया। और संसद सारे में कहो परिवारवादी पूरी, जो अब आपके कहो साथ है जातिगत जनगणना सुधांशु है बहुत जी, जरूरी। ना एक सेकंड, सारे परिवारवादी जो आपके साथ हैं, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, जयंत चौधरी, अजीत चौधरी के बेटे, चौधरी चरण सिंह के पोते, कितने आपके साथ परिवारवादी हैं? कर्नाटका से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर कितने परिवारवादी गिनवाऊं, बताइए। देखिए मैं तो बहुत यह बात जिम्मेदारी से कह चुका हूं कि भारत की राजनीति में आज की डेट में जो राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे धुर विरोधी हैं, मगर कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर बाकी सब दलों में इस चीज का प्रभाव आ चुका है। मगर इंक्लूडिंग बीजेपी, मगर नहीं, इंक्लूडिंग बीजेपी में कहां है? सारे परिवारवादी आपने इकट्ठे कर लिए। अब देखिए, इतना आप समझदारी से बात करें। पूंजी और पूंजीवाद में अंतर नहीं पता। हाँ। पूंजी तो सबको चाहिए। अरे भाई सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए जिंदगी जीने के लिए। पूंजीवाद क्या है? सारी पूंजी मेरे पास रहे। तो किसी के परिवार का बेटा बेटी राजनीति में नहीं आ सकता, यह रोक नहीं लगाई जा सकती। मगर सब कुछ मेरा ही रहेगा। जैसे आपके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आ सकता है, रोक नहीं लगा सकती। न्यूज 24 चैनल नहीं ज्वाइन कर सकता, रोक नहीं लगा सकती। मगर परिवारवाद इसे कहेंगे, आप कहें कि जिस दिन मैं एंकरिंग छोड़ूंगी, एंकर मेरे परिवार का ही बनेगा, यह है परिवारवाद। सर तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे। फिर मैं आपसे एक और एक सेकंड में अब सिंपल कर देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ। सुनिए, आज 2025 है। आप में से कौन बता सकता है कि 2047 में जब अमृतकाल समाप्त होगा, भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा? कोई बता सकता है? नहीं। मगर कांग्रेस में दावे से कह सकते हैं कि जो भी होगा सूत्र गांधी परिवार के हाथ में होंगे। सपा यदि पार्टी रहेगी तो सूत्र अखिलेश यादव जी के परिवार में रहेंगे। यदि लालू यादव जी रहेंगे, अब वो भी। और बीजेपी में भी जेपी नड्डा अध्यक्ष बनेंगे। ये कौन से चुनाव से और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से तय हुआ, बताइए? 2020 में कौन सा चुनाव हुआ था कि जेपी नड्डा वो प्रदेश संगठन और जितने भी 50% ऑफ द प्रदेश संगठन, मुझे लगता है बाकायदा उनका पहले चुनाव होना चाहिए, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। कौन सा चुनाव हुआ? बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार पहले 50% जिला कमेटियों का चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, तब स्टेट का इलेक्शन हो सकता है। स्टेट के 50% जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन हो सकता है। बताइए आप कौन सा चुनाव हुआ? पूरा प्रोसेस हुआ था। अब आपको जानकारी नहीं है तो 2020 में। अच्छा, ये यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो और नेशनल मीडिया को पता ही ना चले। भाई मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव हुआ, सबको पता चला, पार्टी में सिर्फ फुटअव्वल हुई, दिग्विजय सिंह से लेकर और अशोक गहलोत तक सब रूठ गए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रही है, चुनाव करा रही है और देश में नेशनल मीडिया को नहीं पता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ट्रैफिक शांति से चलता रहे तो किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। जब लड़ना शुरू कर देते हैं, दो लोग खड़े होके ट्रैफिक जाम हो जाता है, सबको पता चलता है। और सिर्फ फुटअव्वल कांग्रेस में अभी से नहीं हो रही है, सन 46 से हो रही है। सरदार पटेल को सब चाहते थे अध्यक्ष बने, मगर 0 वोट पाके नेहरू बन गए। उससे पहले से हो रही है। 1939 में हरिपुरा कांग्रेस में महात्मा गांधी ने कहा पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, और हार गए, और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। मतलब आप समझिए। ठीक है सर, सुकेश जी मैं कुछ एक लाइन में कहूं, हाँ। आज खड़गे जी की स्थिति या सोनिया गांधी की स्थिति नेहरू जी से बेहतर है, सॉरी महात्मा गांधी से बेहतर है। कैसे? गांधी चाहते थे कि नेहरू का नाम रिकमेंड होकर आए, पर एक भी प्रदेश कार्य समिति ने नेहरू का नाम रिकमेंड नहीं किया। यह बैठक हुई थी 26 अप्रैल 1946, जिसका उल्लेख कई लोगों ने अपनी किताब में किया। मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में किया है, कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद गांधी में किया है, और दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर ने किया। मगर यहाँ सोनिया गांधी जी की इच्छा थी कि खड़गे जी बने, तो देखिए अगर शशि थरूर ने नामांकन किया था तो विड्रॉ कर लिया, दिग्विजय सिंह जी आगे बढ़े थे, विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब गांधी जी से ज्यादा जो कंट्रोल गांधी जी का 46 में था कांग्रेस पे, उससे ज्यादा सोनिया गांधी का आज कंट्रोल है। खड़गे जी की स्थिति नेहरू से बेहतर है। सुकेश कुछ पूछ रहे हैं। सुकेश, बातचीत तो दिल्ली पे होनी थी लेकिन कहीं और चली गई है। तो पहला सवाल तो सुधांशु जी कि गांधी जी की चॉइस थे, आपने किताबों का जिक्र कर दिया कि उद्धृत है उसमें जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चुन के गलती की, ये कहते हैं आप? ये तो देश की जनता को दिखाई पड़ा है, क्योंकि आपको पता, बहुत से लोगों को पता नहीं है, नेहरू कब प्रधानमंत्री बने थे? 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे।
2 सितंबर 1946 को बने थे अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, लॉर्ड वेबल के द्वारा शपथ लेकर, यूनियन जैक झंडे के नीचे, क्वीन की निष्ठा के नाम की शपथ लेकर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के विभाजन का प्रस्ताव जून 1947 में कांग्रेस की कार्य समिति में पारित हुआ। उनके रहते हुए भारत ने मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सोडस झेला, सबसे बड़ा लोगों की हत्याएं झेली। और उनके रहते हुए आपको पता है जब देश आजाद हुआ भारत की फौज कितनी थी? भारत की फौज 25 लाख की थी, वो 2-3 लाख की हो गई। आपको पता है हमारी एयरफोर्स 1932 से थी, ब्रिटिश लीगेसी से। चाइना की एयरफोर्स ही नहीं थी 47 में, 49 में एयरफोर्स बनी। उसके बाद हम 62 में चीन से हार गए। नेहरू जी की नीति क्या रही? एक लाइन में कहूंगा, आधा आधा, पंजाब गया, बंगाल गया, पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का हवा ऊंचा भाल गया। अब आप स्वयं सोच लें ये फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आप ये बता दीजिए मुझे कि गांधी जी का ये हिस्टोरिक ब्लंडर था नेहरू को प्रधानमंत्री के लिए चुनना, कह दीजिए आज। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये विषय जानते हैं, इसके लिए आप मौलाना आजाद की किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने लिखा हुआ है जो आप वर्ड बोल रहे हैं ना। और कौन सी? वो आखिरी के 40 पन्ने जो उन्होंने कहा था कि मौलाना आजाद की मृत्यु के 30 साल बाद रिलीज हो, जो 1987 में रिलीज हुए। मगर शायद पता नहीं होगा मौलाना आजाद को कि 30 साल बाद भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इसलिए दबा दिए गए। वो 40 पन्ने पढ़ लीजिए सुकेश जी, आपकी बात का लगभग इन्हीं शब्दों में जवाब लिखा है। नहीं, वो किताब मैंने पढ़ी है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, गांधी जी ने हिस्टोरिक ब्लंडर किया नेहरू को बना के, गांधी की गलती थी जो लिखे। ये देश आपके हिसाब से भुगत रहा है। जब नेहरू जी बने उसके जिम्मेदार गांधी जी थे। देखिए, जब पढ़े हैं तो सुनना क्यों चाहते हैं? आप तो पत्रकार हैं, राजनीति काहे कर रहे हैं? अरे सुनिए, आप सुनिए, अब अगर खुल के बोलना है तो मैं बोल देता हूं। अप्रैल 55 में डॉक्टर अंबेडकर का इंटरव्यू है बीबीसी को, उनकी वॉइस में अवेलेबल है। गांधी जी के बारे में उनके कितने सुंदर विचार थे, उनकी वॉइस में सुन लीजिए। मेरे शब्दों की क्या जरूरत? डॉक्टर अंबेडकर की वॉइस बोलिए ना सुधांशु जी, आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं। जिसको इतने बड़े बड़े लोग बोल चुके हैं। नहीं, अंबेडकर, मौलाना आजाद सब सही है, आप बोलिए कि गांधी जी डिड द बिगेस्ट ब्लंडर देखिए दिस कंट्री बाय अपॉइंटिंग जवाहरलाल नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर। अब मैं कोट कर देता हूं, हम नहीं, सुनिए तो गांधी ने खुद कहा है। अब सुनिए, गांधी को कोट कर रहा हूं, बाकी तो छोड़ दीजिए। खलीकुस जमा बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा। खलीकुस जमा का नाम सुना है आपने? कौन थे ये बहुत बड़े मुस्लिम लीडर थे, मिर्जापुर के थे। और नेहरू की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के बाद अगली स्पीच इन्होंने दी। उन्होंने किताब पाथवे टू पाकिस्तान या कुछ इस ढंग से लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गांधी ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा, वो रामदास उनका नाम था, वही बेटे जिन्होंने उनको मुखाग्नि दी थी। उन्होंने कहा देखो मेरा बेटा क्या लिख रहा है। ये खलीकुस जमा बकौल गांधी कोट कर रहे हैं कि आप जो हैं वो मतलब मेरे लिए कह रहा है, वो गांधी जी कह रहे हैं कि आप तो देश के लिए, हिंदू समाज के लिए अभिशाप होते जा रहे हैं। ये मेरा बेटा मेरे को कह रहा, मैं बताओ क्या बताऊं। अब तो मैंने गांधी कोट कर दिया, बहु को जरूरत है कुछ का? नहीं, आप नहीं बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद नहीं बोलूंगा। अरे आप बोलिए तो सही। अब देखिए, अब बता रहा हूं, कहा जाता है कि जो व्यक्ति समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है, जो जागना चाहे उसे जगाया जा सकता है, जो जगते हुए सोने का वो कर रहा उसे नहीं जगाया जा सकता। इसलिए जो पत्नी गली होना चाहता है वो सुधांशु सुनिए होता है। पत्नी गली मत होइए। मैं एक पत्नी गली नहीं, मैंने आपको लगातार 3-4 चीजें कोट कर दी। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है। जो समझ के भी ना समझे, समझो कि वो ना समझ है। एग्जैक्टली सुधांशु जी, जो आप समझ रहे हैं वहां बैठ करके और उसके बाद भी ना समझी दिखा रहे हैं, हिस्ट्री की किताबें कोट कर रहे हैं, बोल दीजिए ना। बोलने में क्या जाता है, सिर्फ 2 लाइन बोलनी है। नहीं, कि गांधी ने गलत किया।
देखिए, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी, और आपको अनाड़ी नहीं मानता मैं। आप भी एग्जैक्टली आप पर ही ये होता है कि आप बोल बोल के भी सब कुछ समझा। नहीं, मैंने तो देखिए, अब आपको बताएं, आपने मुझसे बोल के कह के गांधी जी की कितनी बखिया उधड़वाएंगी? 3 तो मैंने दे दिए आपको रेफरेंस, अब और भी चाहिए क्या? अब आप सुनिए, कृपलानी ने भी अपनी किताब में यही लिखा है कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय बहुत गलत था जो गांधी जी ने लिया। ये कृपलानी कौन है? कांग्रेस के बाद में अध्यक्ष रहे हैं। तो सुधांशु इसीलिए मैंने जी, सिर्फ कांग्रेस अध्यक्षों को कोट किया है, हल्का फुल्का कोट नहीं किया है। तो यहाँ पे इतनी बीजेपी डिस्क्रिमिनेटिव क्यों हो जाती है कि जिन गांधी जी ने इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नॉमिनेट करके, वो गांधी जी आपके लिए पूजनीय हो जाते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके लिए सबसे वर्स्ट प्रधानमंत्री हो जाते हैं? इतना डिस्क्रिमिनेटिव नहीं, अप्रोच देखिए, हर व्यक्ति- गांधी की तो जरूरत आपको हर नहीं, जगह हर व्यक्ति के जीवन की बहुत अच्छाई, गांधी जी के जीवन में बहुत अच्छाइयां भी थी। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होगा इसके ऊपर पूरी एक किताब लिखी, हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज उन्होंने 1909 में लिखी, वो प्रश्नोत्तर के फॉर्म में है। और उसमें गांधी ने लिखा कि हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहते हैं और ब्रिटेन की कॉपी बनना चाहते हैं, यह स्वराज नहीं हो सकता, तो हम हिंदुस्तान नहीं इंग्लिस्तान बन जाएंगे, ये गांधी ने लिखा। और उन्होंने कहा कि ये सभ्यता जिसकी तरफ हम जिसकी नकल करना चाह रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं दुनिया को बर्बादी के मुकाम तक पहुंचा देगी। अब गांधी के नाम के स्वयंभू उत्तराधिकारी खुद ही इंग्लिस्तान बनने में इंटरेस्टेड हैं, नाम अपनी गठबंधन का इंडिया रखते हैं, गांधी टोपी भी छिपाए दिए हैं। और सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, गांधी की समाधि पे लिखे हे राम के लिए कहते हैं कि ये तो था ही नहीं, इनका अस्तित्व नहीं था, हलफनामा देख कहते हैं। तो मुझे लगता है गांधी की इससे ज्यादा बेअदबी जो गांधी के उन्होंने की है उस नहीं हो सकती। महात्मा गांधी का भारत के बारे में दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। और एक मैं बात और कहूंगा, सुनिए, इसके बाद बड़े बड़े लोग कान खोल के अच्छी तरह सुन लें, जो लोग कहते हैं भारत में पढ़ने नहीं दिया जाता था, ये नहीं करने दिया जाता था, वगैरह वगैरह। 1931 में महात्मा गांधी लंदन में गए और उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में चैंटम हाउस में एक लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि 100-125 साल पहले, यानी 1931 से 100 साल पहले, भारत की शिक्षा व्यवस्था वॉज ए ब्यूटीफुल ट्री जिसे अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया, जिसको लेकर अंग्रेज बहुत नाराज हो गए और उन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू लिया, मिस्टर फिलिप हॉटॉग ने। उसके बाद वो नहीं माने, आपने ऐसे कैसे कहा, अंग्रेजों के आने से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। फिर उन्होंने गांधी जी को लेटर लिखा जब वो यरवदा जेल में थे, तो गांधी जी ने कहा मैं जेल में हूं, मिस्टर केटी शाह इसका जवाब देंगे। ये वही केटी शाह जिन्होंने सेकुलर वर्ल्ड के ऊपर डिस्कशन किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और तब उन्होंने विलियम एडम्स की रिपोर्ट कोट की है, बंगाल प्रेसिडेंसी और टॉमस मुनरो की मद्रास प्रेसिडेंसी की, जिसमें 90 से 95% रेट ऑफ लिटरेसी है, जिसको गांधी ने कोट किया है। और गांधी के स्वयंभू उत्तराधिकारी कहते हैं कि पढ़ने नहीं दिया जाता था। उसमें जातिवार छात्रों का वर्णन है, जिसमें एक मैंने चेंगलपुट की रिपोर्ट खुद देखी है 3 अप्रैल 1823 की, जिसमें 6,800 कुछ छात्र हैं, 561 विलेजेस हैं, उसमें 4,900 वो हैं जिनको आज SC OBC सुधांशु जी, आज सारे बच्चे गूगल करेंगे आपका विलियम एडम्स की रिपोर्ट और टॉमस मुनरो की रिपोर्ट 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने रिपब्लिश की। आज सारे बच्चे गूगल करेंगे जितने फैक्ट्स आपने बताए, लेकिन और वैसे ये इसी नाम पे बहुत बड़े गांधीयन हुए हैं, धर्मपाल, उन्होंने किताब लिखी है द ब्यूटीफुल ट्री, और उन्होंने गांधी जी की बात को साबित करने के लिए आजादी के बाद 10 साल ब्रिटिश आर्काइव से चीजें निकाली। और आपको पता है, ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए था। धर्मपाल को जेल कर दी गई 62 में क्योंकि नेहरू के खिलाफ बोला था। सर एक सेकंड, सब लोग गूगल करते दिखेंगे आज शाम तक, माना कुछ कह रहे हैं। अच्छी तरह करिएगा तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। सुधांशु जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। ओवैसी जी आए थे इसी मंच पर, उनसे मैंने नाथूराम गोडसे के बारे में पूछा। उनका यह कहना था नाथूराम गोडसे आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी था, और यह आरोप बार बार लगा है नाथूराम गोडसे पर। आप ओवैसी जी को इस मंच पर जवाब देना चाहते हैं नाथूराम गोडसे पर? क्या नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहना सही है? जो लोग अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं मानते, जाकिर नायक को शांति का मसीहा मानते हैं, ओसामा को जी मानते हैं, हाफिज को साहब मानते हैं, इशरत जहां को बेटी मानते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे उसको भटके हुए नौजवान मांगते हैं, वो आके यहाँ भाषण करें तो लगता है कि चेहरा दिखाने का कुछ और है। मतलब आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से आगे आप लोग खुद समझ पाते हैं। चलिए, अब मौजूदा सियासत पर सुधांशु जी, क्या वाकई आज की बीजेपी को आरएसएस की संघ की जरूरत नहीं है? बीजेपी सक्षम है? देखिए, संघ से
भारतीय जनता पार्टी का संबंध और संघ की स्कीम ऑफ थिंग्स में भारतीय जनता पार्टी, इसका मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं। हमारे अधिकांश नेता संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। हमारे दोनों प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे हैं, अटल जी और मोदी जी, और हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व तो संघ का स्वयंसेवक है। संघ एक वैचारिक दृष्टि से हमारे लिए समान विचारधारा का प्रेरणा देने वाला संगठन है। तो जेपी नड्डा ने जो कहा वो स्लिप ऑफ टंग था, वो स्पार्क ऑफ द मोमेंट था, गलती थी, या वो एक थॉट देखिए, था? चक्कर क्या जेपी है, नड्डा ने जो कहा, जो लोग संघ और भाजपा के रिश्तों को नहीं समझते उनके लिए गलतफहमी है। हाँ। संघ जिस व्यापक परिक्षेत्र में काम कर रहा है, संघ के समय 3276 पूर्णकालिक प्रचारक हैं, जिसमें सिर्फ 26 भाजपा में काम कर रहे हैं। कितने? 3276 में सिर्फ 26। मगर जो लोग नहीं समझ पाते उनके लिए मैं कहना चाहूंगा संघ और भाजपा के रिलेशनशिप पे कि तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे गौर से देख, हर चेहरे में दिखाई देंगे। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख, हर चेहरे में दिखाई देंगे। हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। लेकिन खुशबू की तरह महसूस किए जाते हैं। लेकिन मोहन भागवत 2022 से कहते कहते थक गए। 22 में कहा, 23 में कहा, 24 में कहा, भाई हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। अब हाल में आकर उन्हें कहना पड़ा कि ये सारे राम मंदिर के निर्माण के बाद हिंदुओं का नेता बनने की होड़ में है, कंपटीशन में है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे। जो बात मोहन जी ने कही यहाँ पे फिर वो लोग नहीं समझ पाते हैं। हाँ। मोहन जी ने इसलिए कहा कि हर चीज के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर के अंदर जाके अगर चेक करोगे, मस्जिद के अंदर जाके चेक करोगे, या अपने शरीर के अंदर जाके चेक करोगे, तो कहानी जानते हो क्या निकलेगी? हाँ। कि आखिर में अमर, अकबर, एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल निकल आएगा। इस चीज से बचने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने कहा आप लोग नहीं समझ पाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आप ही के पॉइंट को कॉट कर रही हूँ कि मोहन भागवत कह रहे हैं अंदर जाकर देखने की जरूरत नहीं है, सबके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन वही अंदर जाकर डिग आउट करके और संबल में कुआं खुदवा दिया और वहां बवाल कट गया, यही कोशिश हो रही है क्या? ये हिंदुओं का नेता बनने की होड़ है और सीधा टारगेट योगी आदित्यनाथ को किया मोहन भागवत ने। अद्भुत तर्क है। जिसको आप संबल की मस्जिद कह रहे हैं वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई नहीं जा सकती। नहीं, एएसआई नहीं किसने व्यवस्था की? उस दिन तो कोर्ट कमिश्नर ना, उस दिन एएसआई की एंट्री बैन है। आप मुझे एक साल बताइए जिस दिन बवाल हुआ, एएसआई नहीं गई उसमें। जिस दिन बवाल हुआ 24 तारीख को, उस दिन एएसआई के अधिकारी नहीं गए थे, उस दिन कोर्ट कमिश्नर गए थे, उस दिन संभल का प्रशासन गया था, डीएम गए थे, एसएसपी गए थे, उस दिन कोई एएसआई का अधिकारी नहीं। एएसआई की टीम गई थी सर्वे, इसलिए क्यों गए थे? क्यों गए थे? एएसआई की टीम को जाने नहीं दिया जाता। उसके बाद कहते हैं संविधान की रक्षा हम करेंगे। मतलब सरकारी जमीन में सरकार नहीं जा सकती और संविधान की रक्षा हम करेंगे। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, ये वक्फ बोर्ड एक्ट क्या कहता है? जरा ये देश की जनता को, युवा पीढ़ी को समझना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए तो 15 अगस्त 47 की वो है डेडलाइन, मगर वक्फ बोर्ड एक्ट के लिए नहीं है। सूरत नगर निगम पे दावा किस आधार पे है? ये 49 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूरी बात सुनिए, समय की भी बात तो है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार मानती है इसकी एग्जिस्टेंस को या नहीं मानती? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1947 में 15 अगस्त की बार है तो वक्फ बोर्ड में भी कर दो 15 अगस्त 47 से पहले। क्या कुछ नहीं चेंज होगा? 30,000 एकड़ थी, 30,000 रखो, फिर ये 9,60,000 एकड़ कैसे हो गई? और मजे की बात सुनिए कि नहीं ये मानते, ये तो बताइए ना। एक सेकेंड, जो देश की पार्लियामेंट ने बाकायदा एक एक्ट पारित किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1951, उसे बीजेपी मानती है या नहीं मानती? बल्कि केंद्र सरकार मानती है कि नहीं मानती? हाँ। चूंकि वो पार्लियामेंट का पास किया हुआ एक्ट है, सुधांशु जी सीधे बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको हटा देना चाहिए क्या? देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए मेरी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरी बात को गौर से सुनिए। वक्फ बोर्ड एक्ट ये कहता है कि 300 साल पुराने फरमान भी माने जाएंगे। आपको पता तमिलनाडु का मंदिर किस आधार पर है कि 1572 में अरकाट के नवाब ने दिया था। हाँ। ये उन सरकारों के फरमान जो शरिया के आधार पर चलती थी। एक मुगल बादशाह नहीं जिसने गाजी की उपाधि ना ली हो, इंक्लूडिंग अकबर। तो सर जीपीसी में पूरी बात सुनिए, वो तो जेपीसी में आएगा। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? ये शरिया के जिम्मी के कॉन्सेप्ट से आया है।
यानी गैर मुस्लिम प्रजा जिम्मी होती थी, उसका प्रॉपर्टी पे हक नहीं होगा। अगर डिस्प्यूट होगा तो पहला हक होगा मुस्लिम का। ये जजिया और जिम्मी का कॉन्सेप्ट जिन सरकारों ने माना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने उस सरकार को दी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने भारत के जी, संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाया है। जी, उसी के इन्होंने खिलाफ- भारत के संविधान को शरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया उसी है। के खिलाफ आप बाकायदा एक विधेयक लेकर आए पार्लियामेंट पहले में। मुझे जवाब दीजिए। सर एक सेकंड, नहीं, लेकिन एक बार ना, जवाब ना, दीजिए। एक सेकंड सर, सुनिए ना। पुराने वो एनडीए कानून के मानने पास- चाहिए। एक सेकंड सर, सुनिए तो अब बताइए सही। तो। एनडीए के पास बहुमत है, आप बाकायदा विधेयक ले आए और बहुमत होने के बावजूद आपने पारित नहीं कराया, आपने जेपीसी को भेज दिया। क्यों भेजना पड़ा जेपीसी को, अगर आपकी वक्फ बोर्ड पर दलील जायज है तो? ताकि सबको हकीकत का पहचान हो जाए। अब एक और बात सुनिए, यह भारत ही दुनिया में इकलौता देश है जिसने अपने लुटेरों के बनाए हुए नियम को आजाद भारत में मान्यता दे रखी है। आई चैलेंज, एक कंट्री बताइए दुनिया में जो लुटेरों के द्वारा लिखे गए इतिहास को प्रामाणिक मानता हो और उनके सरकारों के द्वारा दिए गए फरमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देता हूं। मैं चैलेंज करके बताता हूं, एक देश बताइए। अच्छा, मैं भी चैलेंज कर इसीलिए रही हूँ मैं आपको, कहता देश हूं, की आजादी में पहली बार, अमृतकाल में। सर मैं भी चैलेंज कर रही हूँ, देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ी भारत की कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, बीजेपी का एक मुस्लिम सांसद नहीं है, और ये देश की आजादी के बाद पहली बार हुआ है। ये इतना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहां लेकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी? जो आपने बात कही, इसलिए क्योंकि हमने जानते किसको बनाते हैं, हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को बनाया है। सर, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट। नहीं, मैं बता मुझे रहा बड़ी हूं, जिम्मेदारी से नहीं, जवाब नहीं, मैं दीजिए जवाब दे सुधांशु रहा जी, हूं, और दिल बिल्कुल पर जवाब हाथ रखकर जवाब दीजिए। अरे मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि मुस्लिम समाज का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कभी धेला पर माना है। पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का, कोई गया हो तो बताइए। आजमगढ़ के थे। ये बताइए, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुला के सम्मान किया। कोई गया हो तो बताइए। 73 मंत्रियों अब सुनिए, में से पूरी एक बात भी सुनिए, मंत्री पूरी बात, ना- अब पूरी बात सुनिए। सुधांशु जी, मुझे उलझा देंगे आप। देखिए, आप उलझा नहीं रहा हूं, आप उलझी हुई हैं, उसे सुलझा रहा हूं। हाँ। एक ही दिन में याकूब मेनन का नमाज जनाजा हुआ, और एक ही दिन में डॉक्टर कलाम का नमाज जनाजा हुआ। कोई नहीं गया डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में, सब याकूब मेनन के नमाज बिल्कुल जनाजा में ठीक गए। है, सुधांशु अब सुनिए, त्रिवेदी अब ठीक है मंथन के नहीं, मंच पर ये बिल्कुल ठीक ठीक है, है। इसी को समझिए। सुधांशु इसे त्रिवेदी- ठीक है समझिए। अब मैं बता रहा हूं। सुधांशु जी एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी मंथन के मंच पर जायज बात कह रहे हैं, और मैं डंके की चोट पर कह रही हूं, सच कह रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी कहे कि मोदी कैबिनेट में 73 मंत्रियों में से एक भी मुसलमान सांसद क्यों नहीं, एक भी सांसद बीजेपी का मुसलमान क्यों नहीं है? 20 करोड़ मुसलमानों में से बीजेपी को एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिलता जो किसी लोकसभा से जीत कर आए। आपने बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब मुसलमान को मुसलमान के हिसाब से देखना आपकी फितरत है, मगर अफसोस की बात यह है कि मुसलमान को आप मुसलमान नहीं देखते, वोट बैंक के रूप में देखते हैं, और उनको आपको उस वोट बैंक के जो एक्सक्लूसिव थोक विक्रेता है ना, वो कट्टरपंथी मुसलमान नजर आते हैं। यहां पे ये समस्या है। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। आजादी के बाद अभी ये बताइए, उस्ताद जाकिर हुसैन की डेथ हुई, कोई गया नहीं उनके है ना घर सर, पे? सच्चाई है ना, पूरी बात देयर इज सुनिए। नो मिनिस्टर। मैं पूरी बात कह रहा हूं। मिनिस्टर क्यों, मैं बताना चाहता हूं, जो अच्छा और सच्चा मुसलमान होगा उसके साथ कभी ये नहीं खड़े होंगे सेकुलर दल। इनको अपराधी और आतंकवादी चाहिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? अटल जी की सरकार में, जिसने पहली शहनाई बजाई थी। ये बताइए, अशफाकुल्ला खां के घर पे कभी गए? मलिक मोहम्मद जायसी के घर पे गए? अब्दुल रहीम खान खाना के घर पे गए? शेख मोहम्मद इब्राहिम रस खान के घर पे गए? आलम शेख के घर पे गए? मुसलमान की हज सब्सिडी खत्म कर दी। आपने उसी आम मुसलमान की हज सब्सिडी को खत्म कर दिया। कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को आप पैसा देते हैं। अच्छा, अब आपको बताता हूं, बस आखिरी सवाल है मेरा। बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया। मुझे जो अर्लीस्ट याद है अपनी मेमोरी में, वो कुंभ का मेला 89 का याद है, और मेरे मन में स्टूडेंट लाइफ में बात उठी, भैया कुंभ मेले पे मेला टैक्स और हज पे सब्सिडी, गजब का सेकुलरिज्म है। और मैं पूछना चाहता हूं, पूरी बात सुनिए, पूरी बात। हज जाना चाहिए अपने पैसे से, वो सवाब का काम है। हज जाएंगे सरकार के पैसे से, जिसमें 95% टैक्स पेयर काफिर हैं। काफिरों के पैसे से हज जाओगे तो सवाब कैसे मिलेगा मेरे भाई? वो तो आपकी धार्मिक मान्यता का सम्मान करने के लिए हमने किया है। अच्छा चलिए, इसको खत्म करते हैं। सुधांशु जी, बहुत शानदार इंटरैक्शन रहा, लेकिन चलते चलते मैंने जो सवाल पूछा था, रामायण की 5 चौपाइयां मैं जरूर सुनना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि कुंभ चल रहा है और
सबसे ज्यादा कुंभ मेला जो है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, बहरीन में, कतर में, वहां महाकुंभ और कुंभ गूगल सर्च में सबसे टॉप पर है। तो रामायण की 5 ऐसी चौपाई जो आपको अच्छी लगती हो और जो सर्वधर्म संभाव की बात करती हो, जो सबका विकास, सबका साथ और सबका प्रयास की बात करती हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करती हो, जो 80 और 20 की बात ना करती हो। नहीं, सर्वपंथ संभाव सिर्फ वही है जहां पर कि हिंदू धर्म है। धर्म में सर्वधर्म संभाव है, बाकी कहीं नहीं है। और ये बात एक नहीं अनेक लोगों ने लिखी है। खैर, मैं रामचरितमानस के लिए एक ही चौपाई जो अंतिम है वो कहना चाहता हूं कि कहत परम पुनीत इतिहासा, ये परम पवित्र इतिहास है। कहत परम पुनीत इतिहासा, श्रवण ही होत सकल भ्रमनाशा। जिसको आप सुनिए तो सकल भ्रम का नाश आपके मन में से हो जाता है। और वो उसकी व्याख्या तो मतलब आप इतनी ज्यादा है कि जिसको आपके लिए एक्सप्लेन करना बहुत मतलब लंबा समय लगेगा। परंतु इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आज के समय में यदि भारत ही नहीं, दुनिया में जहां का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा, उसके कंट्रास्ट में पिता के एक वचन पे जंगल जाने का उदाहरण, पिता के भाई के साथ दूसरे भाई का वन जाने का उदाहरण, तीसरे भाई का खड़ाऊ रख के शासन करने का उदाहरण। जो लोग इसमें श्रद्धा न रखते हों, इसे कहानी भी मानते हों, तो मुझे लगता है विश्व में कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आज जो राम मंदिर है वो श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। और इसका एक और उदाहरण समझिए, ये सारा का सारा रामायण की कथा शुरू कैसे हुई? कैकेयी के वचन पे। कहीं आपने किसी स्त्री की इतनी पावर किसी संस्कृति में सुनी है? और वचन किस बात का था कि राजा दशरथ को जाके मदद की थी किसमें? उन्होंने मदद को प्रेजेंटेड बाय न्यू किया सिरोस, बुकिंग्स ओपन। को पावर्ड बाय सिमको ऑक्सीवेदा हर्बल कूल टैल्क, ठंडक भी ताजगी भी। स्पेशल पार्टनर JK सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। कैंपस, मूव योर वे। आरजीकर अस्पताल हत्याकांड के दोषी संजय रॉय को सियालदा कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 9 अगस्त 2024 को अस्पताल में रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हुई थी हत्या।